टॉपिक सुनो जरा, क्या है? मेमोरी इंटरलीविंग। Memory interleaving is used to reduce average access time and it improves data transfer rate। जरा इसको समझो, इसमें थ्योरी कुछ नहीं है, समझने का काम है सारा का सारा। कॉपी छोड़ो और यहाँ समझो पहले। लेट से आपके पास में एक मेमोरी मॉड्यूल है, मेमोरी मॉड्यूल एक है, और यहाँ पे आपको रीड करना है लेट से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब ये 1 2 3 4 क्या है, इनको बाइट मान लो। लेट से कि वन वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड रीड करना है आपको इस मेमोरी से। तो हमारे पास जो डेटा बस होगी वो एक ही होगी। ये हमारी डेटा बस क्या है, वो एक ही है जिससे डेटा ट्रांसफ़र होगा। तो एक बारी में आप एक ही वर्ड रीड कर पाओगे। तो 4 वर्ड को रीड करने में आपको 4 बार एक्सेस करना पड़ेगा। यानी कि इफ 100 नैनोसेकेंड्स आर टेकन टू रीड अ वर्ड, तो यहाँ पे आपको 4 वर्ड्स को सीरियली एक्सेस करना पड़ेगा। सीरियली एक्सेस, दिस इंप्लाइज क्या होगा, पहले आप 100 नैनोसेकेंड में फर्स्ट वर्ड रीड करोगे, फिर उसके बाद 100 नैनोसेकेंड में आप सेकंड वर्ड रीड करोगे, फिर अगेन 100 नैनोसेकेंड में आप थर्ड वर्ड रीड करोगे, एंड देन लास्ट में फोर्थ वर्ड रीड करोगे 100 नैनोसेकेंड में। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको 400 नैनोसेकेंड्स लग गए इन 4 वर्ड्स को रीड करने में। समझ में आई बात? यस सर। लेकिन अगर मैं इसको, इस मॉड्यूल को डिवाइड कर दूं 4 मॉड्यूल्स में, हमने इसको 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। लेट से कैसे, ये देखो, इनको 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। तो इन 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड करके मैंने यहाँ रखा 1, यहाँ रखा 2, यहाँ रखा 3, यहाँ रखा 4, यहाँ रखा 5, यहाँ रखा 6, यहाँ रखा 7, यहाँ रखा 8। इस तरह से मैंने रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे पैरेलल एक्सेस कर सकता हूँ, पैरेलल एक्सेस, तो मुझे टाइम कम लगेगा। जरा इसका पूरा का पूरा डायग्राम बना के दिखाता हूँ, तुम्हें समझ में आएगा फुल डायग्राम। हमारे पास जो एड्रेस होता है वो 2 चीज़ में डिवाइड होगा। एक तो होगा हमारा मॉड्यूल रेफरेंस और एक होगा हमारा वर्ड रेफरेंस। ये हमारा एड्रेस है। लेट से इस एड्रेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मॉड्यूल रेफरेंस विल गो इनटू माय मॉड्यूल डिकोडर। ये हमारा मॉड्यूल डिकोडर है, और लेट से ये डिकोडर है 2x4 का, 2x4 का, क्योंकि हमने 4 मॉड्यूल्स बनाए थे ऊपर अभी। ये हमारे पास 4 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। और यहाँ पे हमारे पास 4 मॉड्यूल्स को रीड करने के लिए 4 इस तरह से लाइंस होंगी। ठीक है, ये 4 लाइंस हैं। एंड नाउ वी हैव टू रीड डेटा, सो हियर वी आर हैविंग डेटा बस लाइक दिस। दिस इज डेटा बस। ओके, ये डेटा बस है जो मैं रेड लाइन से बना रहा हूं। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, इन ऑर्डर टू एक्टिवेट द मॉड्यूल्स, हमें सिर्फ इनमें करंट पहुंचाना है। इन वायर्स में हमें करंट पहुंचाना है इन मॉड्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेट से 1 दे दूंगा, तो ये क्या होगा, ये लेट से हमने इनको किसी तरह से सारे 1 कर दिए, तो सब के सब में ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये भी एक्टिवेट, ये भी एक्टिवेट, और ये भी एक्टिवेट, सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। और एक साथ ये 1 2 4 1 2 3 और 4 सारे के सारे हमारे डेटा में आ जाएंगे, डेटा बस के थ्रू। अब लेट से मेमोरी, ये जो मॉड्यूल डिकोडर है, इसका डिले है 4 नैनोसेकेंड। ये डिले लगाता है 4 नैनोसेकेंड, मतलब इसको ये
इनको एक्टिवेट करने में 4 नैनोसेकंड लगते हैं और इनको डेटा सेंड करने में 100 नैनोसेकंड लगते हैं, 100 नैनोसेकंड लगते हैं। अब ध्यान से सुनो, डिकोडर जिसने पढ़ा है उसको पता चलेगा, जिसने डिकोडर नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं बता दूं, इन सारे मॉड्यूल में से एक बारी में एक ही मॉड्यूल एक्टिवेट हो सकता है, चारों के चारों एक साथ एक्टिवेट नहीं हो सकते, चारों के चारों मॉड्यूल एक साथ एक्टिवेट नहीं हो सकते, ये चारों के चारों वन नहीं हो सकते। वी कैन हैव ओनली वन एक्टिवेटेड एट ए टाइम। लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि जब 4 नैनोसेकंड हमने 4 नैनोसेकंड लगाया डिले, और उसके बाद एक मॉड्यूल को एक्टिवेट किया और वहाँ से डेटा ट्रांसफ़र कर लिया 100 नैनोसेकंड में। जब मैं यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो ये वाली डेटा बस तो मेरी एक्वायर्ड है, लेकिन ये मॉड्यूल हमारा फ्री हो चुका है, क्योंकि 4 नैनोसेकंड के बाद ये वाला मॉड्यूल क्या हो जाएगा, फ्री। तो मैं अगेन 4 नैनोसेकंड लगा के अपने एक्टिवेट करूँगा किसी और मॉड्यूल को, और 100 नैनोसेकंड लगा के, लेट्स से मैंने इस वाले को एक्टिवेट किया तो 100 नैनोसेकंड में ये डेटा ट्रांसफ़र कर देगा। अगेन मैंने 4 नैनोसेकंड लगाया और मैंने अपना डिकोडर फिर से यूज़ करके अगेन किसी और मॉड्यूल को एक्टिवेट किया, लेट्स से ये वाला मॉड्यूल एक्टिवेट कर दिया। देन 4 नैनोसेकंड लगा के मैंने इस बार फिर से ये एक्टिवेट कर दिया और 100 नैनोसेकंड फिर से रीड करना शुरू कर दिया। बिकॉज ऑफ पैरेलल डेटा बस आई कैन रीड साइमल्टेनियसली नाउ। तो हमें ये चारों वर्ड्स को रीड करने में 1, 2, 3 और 4, इन चारों वर्ड्स को रीड करने में कितना टाइम लगा? एक्चुअली 4 + 4 + 4 + 4 नैनोसेकंड्स प्लस 100, 4 + 4 + 4 + 100 नैनोसेकंड, क्योंकि ये वाले 100 ये वाले 100 ये वाले 100 तो ओवरलैप हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना लगा? अगर हमें k वर्ड्स रीड करने हैं तो k × 4 दैट इज 4 नैनोसेकंड का डिले। ये 4 नैनोसेकंड क्या है? डिले इंटू k नंबर ऑफ वर्ड्स प्लस 100 नैनोसेकंड। वेयर एज सीरियल एक्सेस में कितना लग रहा था? सीरियल एक्सेस के अंदर वहां लग रहा था k × 100 नैनोसेकंड। अगर k वर्ड्स हमारे 4 हैं तो यहाँ पे हो गया ये 4 × 4 + 100 दैट इज 116 नैनोसेकंड, और यहाँ पे अगर 4 × 100 करेंगे तो ये 400 नैनोसेकंड। तो बिकॉज ऑफ दिस मॉड्यूल्स वी हैव रिड्यूस्ड द एक्सेस टाइम एंड इंक्रीज द डेटा ट्रांसफर रेट। अंडरस्टूड दिस? यस सर, यस सर। एक क्वेश्चन करते हैं, उससे बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन की फोटो खींच रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि अ CPU हैज कैश ऑफ 64 बाइट्स, द मेन मेमोरी के बैंक्स, मेन मेमोरी कंसिस्ट ऑफ के बैंक्स। अब बैंक्स क्या है? वो मॉड्यूल्स है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, के बैग, के बैंक्स, के मॉड्यूल, के XYZ, कुछ भी नाम दे सकते हैं, के बैंक्स। ईच बैंक कैन स्टोर C बाइट्स ऑफ डेटा। हर एक बैंक के अंदर C बाइट्स ऑफ डेटा स्टोर हो सकता है। जैसे हमने अभी 1 वर्ड और 2 वर्ड्स स्टोर किए थे, ऐसे C बाइट्स ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन 1 बैंक। The consecutive C bytes chunks are mapped to consecutive banks with wrap around manner। मतलब एक बैंक के अंदर अगर X बाइट्स आ रही हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी X तक जाएंगी वो सारी की सारी एक ही बैंक में होंगी।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 एक बैंक में, 2 दूसरे बैंक में, 3 तीसरे बैंक में, ऐसा नहीं है। ऑल के बैंक्स कैन एक्सेस इन पैरेलल, सारे के सारे बैंक्स को यानी कि सारे सारे मॉड्यूल्स को हम पैरेलल में एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर एक्सेस किया था। हाउएवर टू एक्सेस फॉर द सेम बैंक हैव टू बी सीरियलाइज्ड वन आफ्टर द अदर, यानी कि एक बैंक के बाद अगर उसी बैंक को दोबारा एक्सेस करना है तो हमें वो सीरियली करना पड़ेगा। लेट के इक्वल टू 24, यानी कि हमारे पास बैंक्स कुछ इस तरह से हैं। लेट से ये हमारे पास बैंक्स हैं, तो अगर मैं इसको बैंक नंबर 0 बोलता हूं तो ये 1 2 और ये लास्ट वाला 23 नंबर का बैंक हो जाएगा, बिकॉज 24 बैंक्स हैं हमारे पास। एंड सी इक्वल टू 20, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से बाइट्स स्टोर हैं, 3 4 5 6, तो लास्ट वाले में लेट से इसको 0 से स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस में 0 से स्टार्ट होती है गिनती, तो 0 बाइट फर्स्ट बाइट, सेकेंड बाइट थर्ड बाइट, फोर्थ बाइट सिक्स्थ बाइट, तो यहाँ पे 46 बाइट और 47 बाइट्स होंगी। वाई? बिकॉज 24 बैंक्स में 48 बाइट्स होंगी। एक बैंक में अगर 2 बाइट्स हैं तो 24 बैंक्स में 24 इंटू 2 48 बाइट्स, तो लास्ट वाली बाइट का नंबर होगा 47, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुई है। ईच आइटरेशन रिक्वायर डिकोडिंग द बैंक नंबर टू बी एक्सेस्ड इन पैरेलल। डिकोडिंग मतलब हमारे पास यहाँ पे डिकोडर है और वो इनको एक्सेस करने में आइटरेशन में डिकोडिंग लग रही है ना, वो जो मैंने आपको अभी ऊपर समझाई थी। ईच बैंक रिक्वायर डिकोडिंग इन पैरेलल एंड दिस टेक्स k बाई 2 नैनो सेकेंड। k की वैल्यू क्या है 24, तो यानी कि यहाँ पे जो डिले होगा वो कितना हो गया 12 नैनो सेकेंड, k बाय 2 दैट इज 12। लेटेंसी ऑफ ईच एड्रेसिंग बैंक इज 80 नैनो सेकेंड, यानी कि हर एक बैंक को एड्रेस करने के लिए 80 नैनो सेकेंड यहाँ पे लगते हैं हमारे पास 80 नैनो सेकेंड। सेम क्वेश्चन बिल्कुल वही लिखा हुआ है जो ऊपर हमने किया था। ठीक है, ये हमारे पास अभी डेटा गिवन है। क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इनिशियल ब्लॉक ऑफ कैश। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, हमें ये 64 बाइट्स को ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा वो ये पूछ रहे हैं। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, तो देखो अगर मैं यहाँ पे पैरेलली एक्सेस कर रहा हूँ तो 12 नैनो सेकेंड देन 80 नैनो सेकेंड। ठीक है, इतने टाइम में मैं कितना एक्सेस कर लूँगा। मैंने अभी ऊपर आपको समझाया था कि अगर मैं इन सारे के सारे को एक साथ पैरेलली एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में भी कि के बैंक्स कैन बी एक्सेस्ड पैरेलली, तो यानी कि अगर सारे के सारे बैंक्स पैरेलली एक्सेस हो पा रहे हैं तो 12 नैनो सेकेंड में सबके सब एक्टिवेट हो गए बाय यूजिंग डिले, प्लस 80 नैनो सेकेंड हमें पैरेलली एक्सेस करने में लगा, तो यानी कि 92 नैनो सेकेंड में सारे के सारे बैंक्स एक्सेस हो गए। लेकिन 92 सेकेंड में 48 बाइट्स एक्सेस हुई हैं, 48 बाइट्स। हमें कितनी एक्सेस करनी है 64 बाइट्स। तो अब देखो नेक्स्ट आइट्रेशन, ये फर्स्ट आइट्रेशन हुआ, ये फर्स्ट आइट्रेशन। सेकेंड आइट्रेशन के अंदर हम एक और बार ये आइट्रेशन अगर चलाएंगे तो हमें दोबारा से डिले करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू एक्सेस दिस अगेन दिस अगेन दिस अगेन, दैट हैज़ टू बी सीरियली, दैट कैन नॉट बी डन पैरेलली। लिखा हुआ है वन आफ्टर द अदर, तो हमें ये फिर से एक्टिवेट करना पड़ेगा और इसके लिए 92 नैनो सेकेंड फिर से लगेंगे एंड वी कैन एक्सेस 48 बाइट्स। अब आपको चाहिए थे 64 बाइट्स बट यू हैव एक्सेस्ड 96 बाइट्स, बट व्हाट कैन बी डन, नथिंग कैन बी डन, क्योंकि या तो आप ये पूरा एक्सेस कर पा रहे हो या आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो। अगर आप में से आपको इसमें से लेट्स से 64 बाइट्स भी चाहिए थे, that is 16 more bytes are required from 48, so what you can do is you can leave other 32 bytes, उनको आप रिजेक्ट कर दो, आप उनको एक्सेप्ट ही मत करो, बट टाइम तो पूरा लगेगा। दैट इज हाउ मच 184 नैनो सेकेंड इज द टाइम रिक्वायर्ड। दिस इज योर आंसर। गॉट इट एवरीवन? Yes sir. Yes sir. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लास्ट। सर इस पे एक चीज बता दीजिए जी कि सर इस समय मतलब सर आप फर्स्ट इटरेशन और सेकंड इटरेशन में ये ओवरलैप क्यों नहीं हुआ, हमने इनको अलग अलग 10 क्यों लिया, जैसे हमने उस समय लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, आपके क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में गिवन है।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल के बैंक्स कैन एक्सेस्ड इन पैरेलल, हमने 24 बैंक्स को पैरेलली एक्सेस कर लिया, दैट इज वी हैव रेड 48 बाइट्स, बट however the two access for the same bank have to be serialized, यानी कि हमने ये फर्स्ट वाली बाइट, ये दोनों की दोनों बाइट, ये दोनों की दोनों बाइट जो है, 2 बाइट यहाँ से, 2 बाइट यहाँ से, 2 बाइट यहाँ से, 2 बाइट यहाँ से, अगर 24 बैंक से रीड कर ली पैरेलली तो 48 बाइट्स रीड हो गई। अब और ज़्यादा डेटा एक्सेस करने के लिए हमें नेक्स्ट वाले उसमें जाना पड़ेगा। ये पहले वाला ब्लॉक एक्सेस हो गया, नेक्स्ट वाले ब्लॉक को रीड करने के लिए सेम बैंक यूज़ करना है। सेम बैंक अगर दोबारा यूज़ करना है तो सीरियली वन आफ्टर दी अदर करना पड़ेगा, वन आफ्टर दी अदर। उसके लिए इनको दोबारा से एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो ये डिले लगेगा ना। यस सर। और फिर ये 80 नैनोसेकंड दोबारा एक्सेस करने के भी लगेंगे। Got it? यस सर। एक बार ये रैप अराउंड मैनर मतलब क्या हुआ, यही जो बता रहे हैं वो है, तो डेटा अरेंजमेंट का तरीका है? ये डेटा अरेंजमेंट का कि 0 1 2 3 ये रैप अराउंड है। ओके सर। जरा एक और क्वेश्चन देखो जल्दी से। See this question. Consider a memory system that containing 8 memory modules. हमारे पास 8 memory modules कैसे हैं? ये 1 2 3 और इस तरह से हमारे पास 8 मेमोरी मॉड्यूल हैं, जैसे 0 1 2 एंड 7। ठीक है। दे आर अटैच टू अ सिस्टम बस विच इज़ 1 word लेंथ। ये सिस्टम बस से हमारी अटैच्ड है 1 word की। When a write request is made, the bus is occupied for 100 nanosecond. जब हम write करते हैं तो 100 nanosecond के लिए वो बस occupied हो जाती है। देखो यहाँ पे ये हमारे पास डेटा यहाँ पे आ रहा है और इसके ये लेट से डेटा बस है, ये पूरी की पूरी डेटा बस जो है 100 नैनोसेकंड के लिए ऑक्यूपाइड हो जाती है। दैट इज़ नथिंग बट 100 नैनोसेकंड। 100 नैनोसेकंड रीडिंग राइटिंग टाइम है इसका 100 नैनोसेकंड। ठीक है, यानी कि 100 नैनोसेकंड के लिए अगर हम इसको एक्सेस कर रहे हैं तो जब तक 100 नैनोसेकंड ख़त्म नहीं होंगी हम इस वाले मॉड्यूल को दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ सिंपल, अदरवाइज डेटा हमारा करप्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर सुनो ध्यान से, लेट से अगर आप टेलीफोन पे बात कर रहे हो किसी से, तो जब तक आप बात कर रहे हो तब तक कोई और कॉल नहीं कर सकता, अदरवाइज आपकी बात बीच में रह जाएगी। ऐसे ही 100 नैनोसेकंड के लिए जब डेटा राइट हो रहा है तो कोई और उसमें नहीं लिख सकता है। विद एड्रेस डेटा एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन, देयर आफ्टर एड्रेस मॉड्यूल मेमोरी मॉड्यूल टेक्स 500 नैनोसेकंड फॉर स्टोरिंग द वर्ड, और 500 नैनोसेकंड लगते हैं हमारे डेटा को स्टोर करने में। तो देखो मैंने कुछ गड़बड़ इसमें ये कर दी कि क्योंकि रीड राइट डेटा हमेशा ज़्यादा टाइम लेता है, तो ये 500 है एक्चुअली, ये 500 है, और यहाँ पे 100 नैनोसेकंड का ये 100 नैनोसेकंड क्या ले रहा है? When a write request is made, the bus is occupied for 100 नैनोसेकंड। तो ये वाला मॉड्यूल 100 नैनोसेकंड ले रहा है। ये जो डिकोडर है, ठीक है, ये 100 नैनोसेकंड ले रहा है। इफ मॉड्यूल इंटरनल operations are overlapped, what will be the maximum number of requests that can be generated in 1 millisecond time? 1 मिलीसेकंड में कितनी रिक्वेस्ट जनरेट हो सकती हैं? देखो मैं इसका आंसर पहले आपको जो ऊपर लॉजिक बताया उसी के हिसाब से निकाल के दिखा देता हूँ, उसके बाद इसके अंदर एक कैच है वो बताऊँगा। ठीक है, पहले सिंपल सा आंसर ये लो आप, 100 नैनोसेकंड फिर 500 नैनोसेकंड, फिर आप क्या कर रहे हो 100 नैनोसेकंड 500 नैनोसेकंड, फिर आप 100 नैनोसेकंड और 500 नैनोसेकंड, इस तरह से चलते जा रहे हो। जरा इसको थोड़ा सा क्लीन बनाते हैं, एक बार रुकिए, इसको थोड़ा सा क्लीन बना लेते हैं। यहाँ पे 100 नैनोसेकंड और 500 नैनोसेकंड, ये हमारी 0th मॉड्यूल एक्सेस किया हमने। फिर उसके बाद यहाँ पे 100 नैनोसेकंड और लेट से ये 500 नैनोसेकंड, यहाँ पे हमने फर्स्ट मॉड्यूल एक्सेस किया।
फिर वापस 100 नैनो सेकेंड, ये सेकेंड मॉड्यूल एक्सेस किया, सेकेंड मॉड्यूल, ठीक है। देन उसके बाद ये फिर से 100 नैनो सेकेंड और हमने ये थर्ड मॉड्यूल एक्सेस किया, फिर 100 नैनो सेकेंड और ये 500 नैनो सेकेंड, ये फोर्थ मॉड्यूल एक्सेस किया और उसके बाद 100 नैनो सेकेंड और ये हमने लेट से फिफ्थ मॉड्यूल एक्सेस किया। अब देखो जरा जो मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, 100 this 100 100 100 100 100 हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। तो यहाँ तक ये 500 पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये 500 ऊपर का पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके बाद वापस एक्सेस करना चाहूँ तो मैं इसको फिर से एक्सेस कर सकता हूँ, मैं इसको फिर से एक्सेस कर सकता हूँ। अदरवाइज इट वॉज बिजी, टिल देन इट वॉज बिजी। अगर ये मेरे पास लेट से 8 मॉड्यूल्स ना होके 4 मॉड्यूल्स होते तो यहाँ पे मैं ये 4 मॉड्यूल एक्सेस करने के बाद दोबारा से नहीं चला सकता था। 4 मतलब 0 1 2 3, उसके बाद मुझे इंतज़ार करना पड़ता ये पूरा ख़त्म होने का। यानी कि ये वाला भी नहीं हो पाता और ये वाला भी नहीं हो पाता, क्योंकि ये यहाँ पे बस देखो, ये वाली बस अभी यहाँ पे बिज़ी है तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता था, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, एक्चुअली वन रिक्वेस्ट टेक्स 100 नैनो सेकेंड। एक रिक्वेस्ट, रीड राइट रिक्वेस्ट की बात हो रही है सिर्फ यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र की बात नहीं हो रही है, सिर्फ रीड राइट रिक्वेस्ट की। देखो यहाँ पे ध्यान से, सिर्फ रिक्वेस्ट कैन बी जनरेटेड, कितनी रिक्वेस्ट जनरेट हो सकती हैं। दे आर नॉट आस्किंग अबाउट हाउ मच मॉड्यूल्स कैन बी ट्रांसफर्ड। तो एक रिक्वेस्ट 100 नैनो सेकेंड में जनरेट हो रही है। फिर अगर 100 नैनो सेकेंड में एक रिक्वेस्ट हो रही है तो 1 सेकेंड में कितनी रिक्वेस्ट होंगी, 1/100 इंटू 10⁻⁹ नैनो सेकेंड को हमने 10⁻⁹ में कन्वर्ट कर दिया। और हमें मिली सेकेंड में पूछा था उन्होंने आंसर, ये था 1 मिली सेकेंड में कितनी होंगी। तो 1 मिली सेकेंड में कितनी होंगी, 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू, इसको हमने क्या लिखा, डिवाइडेड बाय 10⁻3, तभी ये 10⁻3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻⁹, दैट इज 10⁴ रिक्वेस्ट। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे तो आंसर आ गया ये 10⁴, लेकिन अगर 4 मॉड्यूल्स होते, 4 मॉड्यूल्स, तो प्रॉब्लम क्या होती कि आप यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जनरेट करी, फिर दूसरी रिक्वेस्ट, फिर तीसरी रिक्वेस्ट और चौथी रिक्वेस्ट, उसके बाद आपको यहाँ पे वेट करना पड़ता। और वेट कितना करना पड़ता, 200 मिली सेकेंड का वेट। तो आप 1 रिक्वेस्ट 100 नैनो सेकेंड में नहीं जनरेट कर रहे हो, उस केस में आप 4 रिक्वेस्ट 600 नैनो सेकेंड में जनरेट कर रहे हो, क्योंकि ये वाली रिक्वेस्ट नहीं बन पाती और ये वाली रिक्वेस्ट नहीं जनरेट हो पाती, बिकॉज यहाँ पे टाइम ये ऑलरेडी यूज में है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, चारों के चारों बिजी हैं। तो आप ये वाली रिक्वेस्ट किस मॉड्यूल के लिए बनाते, नहीं बना सकते थे, यू हैव टू वेट टिल इट फिनिशेस। तो 1 2 3 4 400 ये नैनो सेकेंड और 200 नैनो सेकेंड ये वेट करना पड़ता। तो 4 रिक्वेस्ट इन 600 नैनो सेकेंड, तब आपकी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कम हो जाती, इतनी नहीं बचती। समझ में आया कैच क्या है? एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? नो सर। सर वो 100 की